नमस्कार। फिरोज़ गांधी कॉलेज हिंदी विभाग द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे। यह क्लास बीए थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए रिकॉर्ड की जा रही है, खास करके ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने को करिकुलर विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा, लिपि और निबंध लेखन जैसे विषय का चयन किया है। इस विषय से संबंधित मैं आपको 2 क्लास दे चुका हूं। आज हम एक तीसरी क्लास रिकॉर्ड करने चल रहे हैं और इस तीसरी क्लास में हम जिस विषय पर आपसे बात करेंगे वह विषय है उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियों का व्याकरणिक एवं साहित्यिक परिचय। यानी हमें अपनी इस क्लास में ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में वो ऐसी कौन सी बोलियां हैं जो हिंदी की बोलियां हैं और प्रमुख रूप से बोली जाती हैं। पहले तो उन बोलियों को छाँटना है कि वे बोलियां प्रमुख रूप से कौन सी हैं जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन प्रमुख रूप से कौन सी बोली बोली जाती है। फिर उसके बाद जो छाँट करके बोलियां हम निकालेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने 4 बोली कोई निकाली कि प्रमुख रूप से ये बोली बोली जाती है। फिर उन चारों बोलियों में से प्रत्येक बोली का व्याकरणिक और साहित्यिक स्वरूप या व्याकरणिक और साहित्यिक परिचय हम प्राप्त करेंगे और इस तरह से हमारी ये क्लास आगे बढ़ती हुई चलेगी। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं इस क्लास के प्रारंभ में ही कि ये जो टॉपिक है ये काफ़ी लंबा होगा, इसके कई पार्ट बनेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली जो प्रमुख बोलियां हैं वो हमने चूज की हैं कि वो 4 बोलियां हैं जो प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। और ये 4 बोलियां हैं कौन कौन सी? एक तो आपकी अवधी है, दूसरी आपकी ब्रज है, तीसरी आपकी खड़ी बोली है और चौथी है भोजपुरी। ये 4 प्रमुख बोलियां हैं जो उत्तर प्रदेश के काफ़ी हिस्सों में बोली जाती हैं। उत्तर प्रदेश की एक काफ़ी बड़ी जनसंख्या इन चारों बोलियों को बोलती है। तो इन चारों बोलियों पर अलग अलग हम बातें करेंगे, यानी अवधी, ब्रज, खड़ी बोली और भोजपुरी, इन चारों की हमें व्याकरणिक विशेषताएं, हमें इन चारों की साहित्यिक विशेषताओं पर बात करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम एक एक बोली पर अपनी बात करते हुए चलेंगे। तो इस तरह से ये 4 बोलियों पर जब हम बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इस क्वेश्चन के काफ़ी खंड होंगे। ये प्रश्न पूरी तरह से कई पार्ट में जाएगा। आपको सवाल जो पूछा जाएगा वो हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर बोली की व्याकरणिक विशेषताएं और उनके साहित्यिक स्वरूप पर बात करने के लिए पूछ लिया जाए, या हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में किन्हीं 2 बोलियों के बारे में पूछ लिया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में चारों बोलियों के बारे में पूछ लिया जाए। तो अगर किसी एक क्वेश्चन में इन चारों बोलियों के बारे में पूछ लिया जाता है तो आप इस मेरे लेक्चर को आप शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा करके एक ही क्वेश्चन में चारों बोलियों की बात कर दीजिएगा, यानी चारों बोलियों का व्याकरणिक और साहित्यिक स्वरूप समझा दीजिएगा। अगर एक क्वेश्चन में किसी 2 बोली के बारे में बात करने को आता है तो थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा उन दोनों बोलियों को। और अगर किसी एक क्वेश्चन में सिर्फ कोई एक बोली आती है कि आप अवधि की व्याकरणिक और साहित्यिक विशेषताएं बताइए, तो फिर पूरा डिटेल्ड में जैसा हम आपको लिखा रहे हैं वैसा आप लिखिएगा। आप इतने तो समझदार ही हैं, मैं मानता हूं कि आप क्वेश्चन को अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर लेंगे। तो चलिए हम पहले अपनी रूपरेखा बनाते हैं इस प्रश्न के संबंध में। मूल प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियों का व्याकरणिक और साहित्यिक स्वरूप कैसा है। तो अभी हमने आपसे बात की कि हमने 4 बोलियों को इसमें से लिया है, उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली तमाम बोलियों में से 4 बोलियों को हमने लिया है। और हमने इन 4 बोलियों को किस आधार पर लिया है? आधार हमारा ये है कि ये 4 प्रमुख बोलियां हैं। और 4 प्रमुख बोलियां क्यों हैं? क्योंकि इन चारों बोलियों को जो बोलने वाली जनसंख्या है, यानी जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वह भी काफ़ी ज़्यादा है और जनसंख्या है वह भी काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश की 4 प्रमुख बोलियां हैं। तो हम सबसे पहले इसमें जिस बोली के बारे में बात करेंगे वो होगी अवधी। अवधी के बारे में हम बात करेंगे। आपको मैंने
अपनी पहली क्लास में बता दिया था कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब इन तीनों में से हम एक बोली के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, अवधी बोली। इसे आप अवधी भाषा भी कह सकते हैं। कोई बोली भाषा कैसे बन जाती है, इस बारे में मैं आपको एक थोड़ी सी बात बता दूं और लंबी चर्चा नहीं करूँगा। कोई भी बोली भाषा कैसे बनती है, देखिए होता क्या है कि कोई बोली जब एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है तब उसका नाम बोली होता है, लेकिन वही बोली जब अपने क्षेत्र को विस्तारित करते हुए काफ़ी दूरी में बोली जाने लगती है, उसका भौगोलिक क्षेत्र काफ़ी दूरी में हो जाता है, वो काफ़ी दूर तक अपने को कवर कर लेती है, या उसके बोलने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, बढ़ते बढ़ते एक सीमा तक पहुंच जाती है, तब हम कहते हैं कि कोई बोली भाषा बन गई। यानी जैसे मान लीजिए अवधी है, ये केवल फैजाबाद या आसपास के हिस्सों में बोली जाती तो ये एक बोली होती, लेकिन इस बोली ने अपना स्वरूप विस्तारित किया, इसमें तमाम बड़े बड़े साहित्य लिखे गए, बड़े साहित्यकारों का नाम इससे जुड़ा और इसने अपना क्षेत्र विस्तारित किया, तो कालांतर में यह बोली एक भाषा के रूप में परिवर्तित हो गई। तो चलिए अब यहाँ से मैं कुछ बोलूँगा, नोट्स दूंगा और वो आप लिखेंगे और अपने क्वेश्चन को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। तो आप डालेंगे हेडिंग अवधि। अवधि, अवधि भाषा या अवधि बोली दोनों आप कर सकते हैं। इसे अवधि बोली भी कहते हैं और इसे अवधि भाषा भी कहते हैं। और सबसे पहली हेडिंग आप डालेंगे अवधि का बोली क्षेत्र। अवधि का बोली क्षेत्र, यानी हम बात करेंगे कि अवधि किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। क्षेत्रों का मतलब हम जिलों से लेंगे, किन किन जिलों में अवधि बोली जाती है। तो आपने लिखा है कि अवधि का बोली क्षेत्र। सबसे पहले आप लिखेंगे अयोध्या, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़ और बाराबंकी। इतने जिलों में यह बोली बोली जाती है। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इन तीनों बोलियों की तुलना में अवधि जो है उसका विस्तार क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा है। अयोध्या, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़ और बाराबंकी, इतने जिलों में ये बोली बोली जाती है। तो आपने पहली हेडिंग डाली कि अवधि बोली का बोली क्षेत्र और आपने उसमें अपने सारे जिलों के नाम लिख दिए। चलिए अगली बात करते हैं। चलिए एक लाइन छोड़ करके लिखिए आप, इस बोली का केंद्र अयोध्या है। इस बोली का केंद्र अयोध्या है। अयोध्या शब्द का ही विकसित रूप अवध है। अयोध्या शब्द का ही विकसित रूप अवध है, जिससे अवधि शब्द बना है। जिससे अवधि शब्द बना है। अवधि में साहित्य तथा लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में है। अवधि में साहित्य तथा लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में है। अब एक लाइन छोड़ करके आप हेडिंग डालेंगे अवधि की व्याकरणिक विशेषताएं। अवधि की व्याकरणिक विशेषताएं, और इसमें पॉइंट वाइज कुछ बातें आप लिखते हुए चले चलेंगे और हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। तो आपने हेडिंग डाल दी होगी अवधि की व्याकरणिक विशेषताएं। इसमें लिखेंगे पहली बात, इस बोली के ध्वनियों की बात करें तो, इस बोली के ध्वनियों की बात करें तो
अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ का वर्ग यानी क ख ग घ ङ, कामा च वर्ग अर्थात च छ ज झ इया, कामा ट वर्ग अर्थात ट ठ ड ढ ढ, कामा ता वर्ग अर्थात त थ द ध न, कामा पा वर्ग अर्थात प फ ब भ म, कामा य र ल व सा, य र ल व सा कौन सा लिखेंगे? दंत सा लिखेंगे। दंत सा समझ में ना आ रहा हो तो सड़क वाला सा लिखेंगे। जो हम सड़क में लिखते हैं सा, वो सा लिखेंगे। फिर लिखेंगे हा, ड़ा यानी डा के नीचे बिंदी, फिर लिखेंगे ढ़ा यानी ढा के नीचे बिंदी, आदि। यानी कुल मिलाकर के अवधि में इतनी ध्वनियों का प्रयोग होता है। अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, का वर्ग ध्वनियाँ, च वर्ग ध्वनियाँ, ट वर्ग ध्वनियाँ, ता वर्ग ध्वनियाँ, पा वर्ग ध्वनियाँ, या रा लावा सा। सा विशेष थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तीनों सा नहीं मिलते हैं, यहाँ पर केवल दंत सा मिलता है। फिर हा, फिर ढ़ा। ठीक है, चलिए अगली बात लिखेंगे। ए ओ के ह्रस्व एवं दीर्घ दोनों ही रूप मिलते हैं। ए ओ के, ए कामा ओ के ह्रस्व एवं दीर्घ दोनों रूप मिलते हैं। सभी स्वरों के अनुनासिक रूप भी प्रयुक्त होते हैं। सभी स्वरों के अनुनासिक रूप प्रयुक्त होते हैं। प्राचीन शा, शा और शा तीनों सा लिखेंगे आप, यानी दंत शा, तालव्य शा और मूर्धन्य शा। शा, शा और शा प्राचीन तीनों सा लेकर के लिखिए। तीनों ही के स्थान पर, तीनों शा के स्थान पर अवधि में सा ही मिलता है। सा यानी दंत सा लिखेंगे। मतलब ये बताने का तात्पर्य है कि अवधि में केवल दंत शा प्रयोग होता है, ना तो तालव्य का प्रयोग होता है, तालव्य शा का, और ना ही मूर्धन्य शा का। ठीक है, अगली बार लिखेंगे। अवधि में री के स्थान पर, री मतलब ऋषि वाला री लिखेंगे। जो आप ऋषि में री लिखते हैं, क्षत्रंज्ञा लिखते हैं और फिर री लिखते हैं, संयुक्त वर्ण है, ऋषि वाला री लिखेंगे। री के स्थान पर री आता है। अब यहाँ कौन सा री लिखेंगे? रा में ई की पाई वाला लिखेंगे। री के स्थान पर री आता है। पहली री लिखेंगे आप ऋषि वाली री, और दूसरी री लिखेंगे रा में छोटी ई की पाई। री के स्थान पर ऋषि आता है। हिंदी की अन्य बोलियों की भांति ही अवधि में भी, हिंदी की अन्य बोलियों की भांति अवधि में भी ह का आगम होता है। ह का आगम होता है। आगम का मतलब होता है हा का आ जाना, जबकि हा वहाँ होता नहीं है, लेकिन हा आ जाता है, उसको बोलते हैं किसी भी अक्षर का या शब्द का आगम। तो अवधि में क्या है? हा का आगम मिलता है। आगे लिखेंगे आप। भोजपुरी आदि की भांति अवधि में, भोजपुरी आदि की भांति अवधि में ला के स्थान पर रा हो जाता है। भोजपुरी आदि की भांति अवधि में ला के स्थान पर रा हो जाता है। जैसे अंजलि, अंजलि, और एक डैश, एक तीर बनाएंगे, एरो बनाएंगे छोटा सा, और लिखेंगे अंजुरी। यानी जो अंजलि शब्द है वह भोजपुरी में अंजुरी हो जाता है। अंजुरी ला की जगह हो जाता है रा। कामा लगाएंगे।
एक दूसरा उदाहरण लिखेंगे मूसल, मूसल, और एरो लगाकर लिखेंगे मूसर। अवधि में यानी रायबरेली जैसे क्षेत्रों में जहाँ पर अवधि बोली जाती है वहाँ पर क्षेत्रीय भाषा में यानी अवधि में हम मूसल को क्या कहते हैं? मूसर। एक और उदाहरण लिखेंगे फल, एरो लगाएंगे लिखेंगे फर। फिर लिखेंगे गाली, गाली, एरो लगा के लिखेंगे गारी, गाली को हम कहते हैं गारी। एक और लिखेंगे हल, हल को हम कहते हैं हर। अवधि में हल को क्या कहते हैं? हल को हर कहते हैं। ठीक है, चलिए एक लाइन छोड़ के लिखिए। अवधि में सामान्यतः संज्ञा शब्दों के 3 रूप पाए जाते हैं। अवधि में सामान्यतः संज्ञा शब्दों के 3 रूप पाए जाते हैं। सामान्य, दीर्घ और दीर्घतर। जो 3 रूप पाए जाते हैं उनके नाम क्या हैं? एक सामान्य रूप पाया जाता है संज्ञा का, एक दीर्घ रूप पाया जाता है संज्ञा का, और एक पाया जाता है उसका नाम होता है दीर्घतर। तो सामान्य, दीर्घ और दीर्घतर। जैसे घोड़ा, घोड़वा, घोड़ौना, घोड़ा, घोड़वा, घोड़ौना, या कुत्ता, कुतवा, कुतौना। चाहे तो आप दोनों लिख दें या कोई भी एक लिख सकते हैं, उससे काम चलेगा आपका। तो 3 रूप प्राप्त होते हैं, सामान्य, दीर्घ और दीर्घतर। उदाहरण दिया गया घोड़ा, घोड़वा और घोड़ौना। अगली बार लिखेंगे कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। संप्रदान में बाड़े शब्द का प्रयोग होता है। संप्रदान परसर्ग में बाड़े शब्द का प्रयोग होता है। इसी तरह से संबंध में केर, केरा, केरी, करी, कई आदि का प्रयोग होता है। अगली बात एक लाइन छोड़ के लिखेंगे सर्वनामों में मई, हम, हमन, हम सब, मुआही, मोर, मुआर, हमार, हमारी, तू, तोही, तुम, तू सब, तुम्हारे, तोहरे, तुम्हीं, तोर, तोहार, तुम्हार आदि का प्रयोग होता है। आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अगली बात लिखेंगे एक लाइन छोड़ के अविकारी शब्दों में, अविकारी यानी ऐसे शब्द जिनमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है, इन्हें हम अव्यय भी कहते हैं। अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। तो अविकारी शब्दों में ऊ, वो, उई सब, उई पंचे, ओकर, यही कर, वही कर, उन्ह, उन्हकर, फलनवा, ढकनवा आदि
ये सारे शब्द अविकारी हैं, अव्यय कहते हैं इन्हें। तो अवधि में इस प्रकार के अव्यय प्रयुक्त होते हैं। अगली बात लिखेंगे, एक वचन के लिए हऊं, अह्यों, बाट्यों, अहिस, अहाई आदि का प्रयोग होता है। आदि का प्रयोग होता है। भविष्य काल के लिए अगली बात लिखेंगे, भविष्य काल के लिए होई हों, होइबा, होबो, होई हों आदि का प्रयोग होता है। अगली बात, क्रिया विशेषणों में हिया हुआ, एठीन, ओठीन, जहां, जहवा, तहवा, तेठीन, तेठिन, कहवा, केठियां, ऐसी, वैसी, एहकी, ओहकी, जेहकी, जैसी, कैसी, कहकी, अब्बय, तब्बय, ईजून, ऊजून, कब्बय, आजू, काल्ही, परौं, फिन, ऐसन, वैसन, जैसन, तैसन, कैसन आदि शब्दों का प्रयोग होता है। आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से ये समाप्त हुआ कि अवधि की जो व्याकरणिक विशेषताएं हैं, बहुत शॉर्ट में मैं आपसे बात कर रहा हूँ अवधि की व्याकरणिक विशेषताओं को लेकर के, वरना ये काफ़ी लंबा मामला है। तो अवधि की व्याकरणिक विशेषताएं हम लोगों ने पढ़ ली हैं। अब अवधि की साहित्यिक विशेषताएं बची हैं, इसको हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे और आपको ये पार्ट 2 के नाम से मिली अगली क्लास। ये क्लास तो पार्ट 1 के नाम से मिलेगी, अगली क्लास आपको मिलेगी पार्ट 2 के नाम से। क्लास का नाम क्या होगा? उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां, व्याकरण एवं साहित्यिक विशेषताएं या स्वरूप, ऐसा करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जितने भी पार्ट बनेंगे वो इसी नाम से आपको मिलेंगे। तो चलिए मैं इस क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप पढ़े लिखें, बहुत जल्द आपसे हमारी मुलाकात होगी। नमस्कार।